तो यहाँ पे अपने लोगों को आज के जो लेक्चर में देखना है, वो लेक्चर में ये देखना है कि जैसे हम लोगों ने कल कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, या तो नॉन लिविंग, दूसरा क्या हो जाएगा लिविंग। तो नॉन लिविंग वाला हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वायरस के बारे में बात करेंगे, वायरवाइड के बारे में बात करेंगे। कुछ बेसिक चीज हम लोगों ने बात किया हुआ है, लेकिन आगे चल के उनके बारे में हम लोग जो है बहुत विस्तार से और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको कल एक बात ये कह रहा था कि जो आपके वायरस हैं, वायरवाइड है और प्रियॉन्स हैं, उनको हम नॉन सेलुलर बोलते हैं। तो नॉन सेलुलर क्यों बोलते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। और हमने आपके जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, चाहे आपके वो यूनिसेलुलर हो या फिर क्या हो जाए आपके मल्टी सेलुलर हो जाए, उन्हें हम लोग क्या बोले थे, सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोले थे। तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसा क्या कैरेक्टर, ऐसा क्या फीचर होगा जिसके आधार पर हम इस बात को कहेंगे कि ये वाला ऑर्गेनिज्म नॉन सेलुलर है या फिर ये वाला ऑर्गेनिज्म आपका सेलुलर है। तो सेल के भी यहाँ पे बात करेंगे। और जब हमने कहा था कि जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल में क्या होगा, कोई चीज प्रेजेंट हो सकती है और कोई चीज एब्सेंट हो सकती है, चलेगा। लेकिन अगर हम किसी भी सेल की बात करेंगे तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोसॉल कंपलसरी होगा। मतलब किसी भी सेल की बात करें, चाहे वो हम प्रोकैरियोट की बात करें और चाहे हम लोग यूकैरियोट की बात करें, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका साइटोसॉल होगा ही। अगर किसी में ये चीज एब्सेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोसॉल, तो फिर उसको हम लोग सेल नहीं मानेंगे। और जब उसको हम सेल नहीं मानेंगे तो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें आपका साइटोसॉल नहीं होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा, फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, नॉन सेलुलर बोलेंगे। जब हम लोग वायरस की बात कर रहे थे, जब हम लोग बैक्टीरिया वायरवाइड की बात कर रहे थे, तो वहां हम लोगों ने देखा हुआ था ना आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था और ना ही क्या था आपका साइटोसॉल था। लेकिन क्योंकि आज हम लोग सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, और सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लास्ट टाइम में हमने आपको सेल के बारे में कुछ बातें बताया हुआ था ना, सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको मैंने बताया हुआ था। और पहले हम तो आपको सेल के बारे में बताए थे, फिर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। फिर हम लोग एक टेबल पे काम कर रहे थे, आज हम लोग उस टेबल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में आगे की जर्नी को बढ़ाएंगे ना। ये देखिए, ये लास्ट में एक डायग्राम बनाए थे जिसमें हम लोग सेल के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया था ना, ये क्या हो जाए, थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ ना कल वाला 2 मिनट के लिए ना, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अपने उस टेबल पे काम करते हैं ना। तो मैंने कल आपको बताया हुआ था कि ये वाला देखो जो ब्लू कलर का बनाया है, ये किसी भी सेल की बात कर रहा हूँ। मतलब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, चाहे आपका वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। देखो टर्म एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे, तो वो जो सेल का बना होगा, तो किसी सेल में जो कंपलसरी चीज होगी वो क्या हो जाएगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। ब्लू कलर का हमने जो बनाया है, ये क्या हो जाएगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। उसके अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपका साइटोसॉल हो जाएगा ना। ये दोनों चीज तो होंगे ही। उसके बाद फिर हम सेल को डिफाइन करेंगे कि कौन प्रोकैरियोट है और कौन यूकैरियोट है। तो कल मैंने आपको बताया हुआ था, मैंने एक बात और बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसे हम लोग बोलते हैं बाउंड्री ऑफ द सेल बोलते हैं। बाउंड्री ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था। फिर एक्ट एज ए बैरियर ऑफ द सेल, ये भी कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेमी परमिएबल क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था ना। उसके बाद फिर आपका ये बताया था, ये साइटोसॉल हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था ना। और यहाँ पे हम लोगों ने जो बात किया था, वो बात किया था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ना। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेज हैं, ये हमने आपको बताया हुआ था ना। तो क्या बताया हुआ था, मेजर मेजर डिफरेंसेज एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये डायग्राम पूरा मैंने बताया था। यहाँ से देखिए, टेबल हम लोग स्टार्ट किए थे ना। तो यहाँ पे हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था, कहा था कि जो अगर ये ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। कल वाले लेक्चर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, और ये क्या हो जाएगा, हमारा यूकैरियोटिक सेल ना। जब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने कहा था, जब सेल वॉल की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं, तो सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान का। कल मैंने आपको बोला था ना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान का। जब हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे तब वहां पे डिटेल में बात करेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकान होता क्या है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट में सब में आपका सेल वॉल नहीं होता है, आप सभी लोग जानते हैं। जैसे आपका एनिमल सेल है तो वहां पे क्या होता है, आपका सेल वॉल नहीं होगा। प्लांट हो गया, फंजाई होगा, तो वहां पे क्या होता है, आपका सेल वॉल होता है। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल किसका बना होगा, पेप्टाइडोग्लाइकान का। और कल मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरियम सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है, उसका उसका अल्फा मैंने बताया था ना आपको, डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, और प्लस क्या बताया था, हेट्रोपॉलीसेकेराइड ना। जो सेल वॉल बना होता है किसका, आपका बैक्टीरिया में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकान बोलते हैं, तो किसका बना होता है,
आपका डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड और प्लस क्या हो जाएगा आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड। और जब हम लोग यूकैरियोट में बात करते हैं तो प्लांट में सेल वॉल बना होता है, तो प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है आपका सेलुलोज होता है, कल हम लोगों ने बात किया ही था। और साथ साथ में काइटिन कहाँ होता है आपका फंजाई में, कहाँ होता है जो काइटिन होता है वो कहाँ हो जाएगा आपका फंजाई। ये आपका क्या होता है काइटिन, और काइटिन कहाँ होता है आपका फंजाई होता है। सही बात है ना। सेलुलोज भी होगा और हेमीसेलुलोज भी होगा। तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब ये क्या होता है पॉलीसेकेराइड होता है। तो सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड होता है और आपका काइटिन भी क्या हो जाएगा आपका पॉलीसेकेराइड हो जाएगा ना। ये बात हम लोगों ने देखा था। फिर हमने कहा था कि एक्सटर्नल लेयर होती है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल बताया था कि बैक्टीरियम क्या हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसके ऊपर क्या होगी आपकी सेल वॉल होगी, है ना। क्या होगी यहाँ पे देखो, कल मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये देखो ये डायग्राम में ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमने ग्रीन कलर का बनाया हुआ ये क्या हो जाएगा आपका सेल वॉल हो जाएगा। और सेल वॉल के ऊपर देखो एक लेयर बने और बना दिया हुआ है, ये बनाया हुआ है। इसी तरीके से आपकी ये जो सेल है देखो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी सेल वॉल हो जाएगी। और सेल वॉल के ऊपर क्या हो जाएगा एक लेयर और हो जाएगा, इस सेल वॉल के ऊपर भी क्या हो जाएगा आपका एक लेयर और हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक लेयर और हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात करें ना, यहाँ पे करें जो आपका एक्सटर्नल लेयर होती है ना। तो प्रोकैरियोट में क्या हो जाएगा जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो क्या होती है आपकी कैप्सूल होती है, और क्या होती है स्लिम लेयर होती है ना, स्लाइम लेयर से बोलते हैं ना। तो ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैप्सूल हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका स्लाइम लेयर हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसमें यूकैरियोट में, तो यहाँ पे क्या होता है पेलिकल होता है या फिर क्या होता है सेल होता है, और सब में नहीं होता है, सब साइडेड प्रोटिस्म होता है, ठीक है। मतलब जो आपकी बाहर की मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है एक कवरिंग लेयर होती है। तो जो मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे पेलिकल बोलते हैं, या फिर हमसे क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं। तो पेलिकल या सेल, जैसे हम लोग जब प्रोटोजोआ पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में ना। तो पेलिकल या सेल क्या होगा आपका सम प्रोटिस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने आपको कहा था फ्लैजिला के बारे में बताया था। फ्लैजिला हम लोग बैक्टीरिया में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लैजिला किसके लिए काम करता है लोको मोशन के लिए काम करता है ना। तो फ्लैजिला कहाँ पे काम देखो, फ्लैजिला फ्लैजिलिन से बना होगा। फ्लैजिला एक प्रोटीन होती है जो किससे बना होगा फ्लैजिलिन से बना होता है। और ये फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया में क्या फ्लैजिलिन से बना होगा और लोकोमोशन में क्या करेगा काम करेगा। और फ्लैजिला के बिहा पे मतलब फ्लैजिला का अरेंजमेंट क्या है, किसी में आपका एक फ्लैजिला होगा, किसी में आपका दो फ्लैजिला होगा, किसी में फ्लैजिला एक मतलब बैक्टीरिया के एक एंड पे होगा, किसी में फ्लैजिला बैक्टीरिया के दोनों एंड पे होगा, किसी में फ्लैजिला क्या होगा बैक्टीरिया के एक ही एंड पे होगा क्लस्टर के फॉर्म में होगा, किसी में बैक्टीरिया में क्या होगा फ्लैजिला दोनों एंड पे होगा और क्लस्टर के फॉर्म में होगा, है ना। और किसी में फ्लैजिला क्या होगा बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या होगा आपका फैला होगा। सब पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। तो इस तरीके से बैक्टीरिया का भी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला करते हैं। और सबका हमें याद करना है, जैसे आपने पढ़ा एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस, मोनोट्राइकस, तो पढ़ा है ना सारी चीजों को। तो ये होता क्या है और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इनको भी अपने क्या करना है सीखना आगे चल के। लेकिन जब हम लोग यही फ्लैजिला की बात करते हैं किसमें आपका, जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल में बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में हम लोग पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है उसको क्या बोलते हैं साइटोस्केलेटन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साइटोस्केलेटन प्रोटीन बोलते हैं। और पूछा गया है आपका ये एक माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। आगे चल के हम लोग जब साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे। तो यहाँ पे फ्लैजिला किसका बना है माइक्रोट्यूब्यूल का, और यहाँ पे किसका बना हुआ है आपका फ्लैजिलिन का बना हुआ है ना। ये बात हमें क्या करना है याद कर लेना, ठीक है। और ये बहुत बार पूछा गया है कि यूकैरियोटिक में जो फ्लैजिला होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है 9+2 होता है। अब ये 9+2 क्या होता है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बात भी हम लोगों ने कल किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था सिलिया के बारे में और पिली के बारे में बताया था। सिलिया मैंने आपसे कहा था कि जो आपका प्रोकैरियोट होता है वहां पे सिलिया क्या हो जाएगा आपका एब्सेंट हो जाएगा, लेकिन जो यूकैरियोट होते हैं वहां पे क्या होते हैं सिलिया आपके प्रेजेंट होते हैं। मैंने एग्जांपल तो बताया था जैसे हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उस रेस्पिरेटरी ट्रैक पे क्या होता है आपका सिलिया प्रेजेंट होता है ना। क्या काम करता है ये छोटे छोटे ना, मैंने कहा था फिंगर, जैसे आपका फ्लैजिला होता है तो फ्लैजिला बड़ा बड़ा होता है और सिलिया क्या होती है छोटी छोटी होती है। तो ये काम क्या करती है ट्रैपिंग का काम करती है ना। जैसे हमारे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिलिया प्रेजेंट होती है तो छोटे छोटे हेयर लाइक का होता है। तो होता क्या है जैसे कोई डस्ट पार्टिकल या कोई वायरस या बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से, वो क्या करते हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं ना, उनको क्या करते हैं ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। तो सिलिया कहाँ होगा आप यहाँ पे एब्सेंट होगा पूछा जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट होगा ना। पीली पीली मैंने आपको बताया था सेक्स पीली। देखो जैसे फिंगर लाइक, जैसे हमने कहा ना कि आपका जो है फ्लैजिला लाइक फ्लैजिला बड़ा होता है
तो फ्लैजिला बड़ा बड़ा होता है। ऐसे करके छोटा छोटा जो होता है, छोटा छोटा हेयर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है, उसको यूकैरियोट में क्या बोल रहे हैं, सिलिया बोल रहे हैं। अब प्रोकैरियोट में क्या बोल रहे हैं, पिली बोल रहे हैं। प्रोकैरियोट में क्या बोल रहे हैं, पिली। तो जो सेक्स पिली होता है ये किसके लिए काम करता है, कंजुगेशन के लिए काम करता है ना। इसमें आपका बैक्टीरिया में कंजुगेशन के लिए आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो प्रेजेंट इन अटैचमेंट आर कंजुगेशन प्लाई इन सब प्रोकैरियोट। अटैचमेंट के लिए भी काम, जैसे बैक्टीरिया अटैचमेंट करेगी ना किसी के साथ, तो बैक्टीरिया किसी होस्ट के साथ जब जुड़ेगी तो अटैचमेंट करेगी ना, तो अटैचमेंट में भी काम करवाते हैं और कंजुगेशन में भी क्या करते हैं, आपका ये काम करवाते हैं। लेकिन आपका जो यूकैरियोट होता है वहां पे क्या होता है, आपका ये एब्सेंट होता है ना। तो यूकैरियोट में एब्सेंट होता है और रिमेनिंग जगह पे क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात भी हम लोगों ने कल डायग्राम के साथ भी बात की थी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर होगा, है ना, और लैकिंग स्टीरॉल, यहाँ पे क्या होगा, स्टीरॉल एब्सेंट होगा, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इधर भी होगा, अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इधर भी होगा। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, आगे उसी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, स्टीरॉल प्रेजेंट होगा। स्टीरॉल मतलब क्या, जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है, तो स्टीरॉल क्या होगा आपका, यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोटिक वाले में क्या हो जाएगा, आपका एब्सेंट हो जाएगा। सही बात ना। उसके बाद फिर मैंने आपको इंटरनल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने कहा था इन जो आर्गेनिज होती हैं, ज्यादातर आर्गेनिज क्या होती है आपकी, एब्सेंट होती है कहाँ पे, प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इन आर्गेनिजी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम की हम लोग बात कर रहे थे। मैंने आपसे कहा कि जो रेस्पिरेटरी एंजाइम मतलब जो मेटाबॉलिक एंजाइम होती हैं, तो जो मेटाबॉलिक एंजाइम होती है वो मेटाबॉलिक एंजाइम क्या होता है कि कहाँ होती है, यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। क्या होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब जो मेटाबॉलिज्म हो रही है साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, आप जानते हैं ना मेनली कहाँ होती है, साइटोसोल और पराक्सीसोम में भी होता है, ऐसा नहीं है, पराक्सीसोम में भी होता है। बट जो मेन मेटाबॉलिज्म होती है वो कहाँ, जो एटीपी का प्रोडक्शन करवाती है, तो कहाँ पे होता है आपका वो, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, इसका मतलब जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स या कह सकते हैं जो मेटाबॉलिक एंजाइम है वो कहाँ पे होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो क्योंकि क्योंकि आपका प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो मैंने आपसे कल बताया हुआ था कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है किसकी, आपकी जो है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है किसकी, आपकी बैक्टीरिया की। तो जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा फोल्ड हो जाती है। बैक्टीरिया जो मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ा सा फोल्ड हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। और वही मीजोसोम जो होता है वो क्या करता है, आपका रिस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। इसको भी हम लोगों ने कल देखा हुआ था। ठीक है, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो है आज डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गया था। अब आज हम लोग आगे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा जो राइबोसोम होता है, वो राइबोसोम मैंने कल डायग्राम में बताया हुआ था कि प्रोकैरियोट में क्या होगा, 70s राइबोसोम। सही बात ना, प्रोकैरियोट में क्या हो जाएगा, 70s राइबोसोम, और यूकैरियोट में क्या होगा, 80s राइबोसोम, और साथ साथ में क्या होगा, 70s राइबोसोम भी होगा। ध्यान रखिएगा, 80s राइबोसोम, यहाँ यहाँ पे जो राइबोसोम होगा प्रोकैरियोट में वो 70s राइबोसोम होगा ना। क्या हो जाएगा आपका, 70s राइबोसोम। और ये राइबोसोम मैंने आपको बताया हुआ था जो आपका प्रोकैरियोट में होता है, ये फ्री फ्लोट करता है। क्या करेगा आपका, ये फ्री फ्लोट करेगा। फ्री फ्लोट मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका मूव करता रहता है ना। यहाँ पे जो राइबोसोम होता है ये क्या करेगा, मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया हो जाएगा। और इस बैक्टीरिया के अंदर क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ना है, इसका नोट भी बनाते हुए चलना। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे इसका नोट भी बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही बात ना। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या हो जाएगा, अच्छे समझिएगा, यहाँ पे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सेल वॉल ना। ये क्या हो जाएगा आपका, सेल वॉल। किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सेल वॉल, है ना, ये सेल वॉल। और सेल वॉल किसकी बनी है, मैंने अभी आपको बताया, जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है किसकी, आपकी पेप्टाइडोग्लाइकान की। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है सेल वॉल, अभी हम लोग देख रहे थे। अब पेप्टाइडोग्लाइकान किसका बना होता है, ये बना होता है डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड ना, डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड ना। तो डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ साथ में और किसका बना होता है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड ना। किसका बना होगा आपका, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। किसका बना होता है,
हेट्रोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, सही है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड का ना, ये बात हो जाएगी। फिर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अंदर वाला है ना, ये जो अंदर वाला ऐसे करके, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा ये क्या हो जाएगा आपका, डीएनए होगा ना, क्या होगा आपका, ये डीएनए होगा। और ये जो डीएनए है ये क्या है आपका, इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ध्यान दीजिएगा, ये तो भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे चल के बहुत डिटेल बताऊंगा। तो ये जो बैक्टीरिया में डीएनए है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और ये जो डीएनए है ये कैसे आपका सर्कुलर है ना, कैसे है आपका, ये सर्कुलर है ना, यहाँ पे जो डीएनए है वो कैसे है आपका, सर्कुलर है, सर्कुलर की फॉर्म में है, सही बात है ना। अब मैंने आपसे जो बोला था कि राइबोसोम की बात हो रही है, देखो अंतर समझिएगा, अभी प्रोकैरियोट यूकैरियोट में तो समझिएगा, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम यहाँ पे फ्री फ्लोट करेगा, ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम जो होगा यहाँ पे ये क्या होगा, इस तरीके से आपका फ्री फ्लोट करेगा ना, क्या करेगा, ये फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट मतलब क्या हो जाएगा, तैरता रहता है, घूमता रहता है, कोई एक जगह पे अटैच नहीं होता है ना, तैरता रहता है, घूमता रहता है और एक जगह पे आपका अटैच नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70S राइबोसोम ना, क्या हो जाएगा आपका 70S राइबोसोम, ठीक है, 70S राइबोसोम होगा। और ये क्या होगा आपका, घूमता रहेगा मतलब तैरता रहेगा, ठीक है। और ये जो 70S राइबोसोम होता है, ध्यान दीजिएगा, ये दो सब यूनिट का बना होता है, ठीक है, ये जो 70S राइबोसोम होता है ये दो सब यूनिट का बना होता है, किसका बना होता है, ये दो सब यूनिट का बना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 70S राइबोसोम। एक हम लोग क्या बोलते हैं 30S, और एक हम लोग क्या बोलते हैं ना आपका 50S, ठीक है, 50S। अब ये क्या होता है हम आगे बात करेंगे। 30S हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल सब यूनिट ना, स्मॉल, और ये क्या हो जाएगा आपका लार्ज सब यूनिट, एक हो जाएगा आपका स्मॉल सब यूनिट और दूसरा क्या हो जाएगा आपका लार्ज सब यूनिट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज जो सब यूनिट होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, आपका प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ना। आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में विस्तार से डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 70 राइबोसोम। लेकिन जब हम लोग किसकी बात करते हैं, जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं ना, तो यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक सेल, सही बात ना। ये क्या हो जाएगा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये क्या हो जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर मैंने आपको कल एक चीज बताया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूक्लियस है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियस, सही बात ना। तो मैंने आपसे कहा था कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है ना, एक बाहर की और एक अंदर की। तो मैंने आपसे कहा था कि जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी ना, कुछ इस तरीके से क्या होती है, एक्सटेंड करती है, मतलब फैलती है ना, उस तरीके से क्या होती है, एक्सटेंड करती है और क्या होती है, फैल जाती है। जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या करेगी, कुछ एक्सटेंड करेगी और क्या हो जाएगी आपकी, फैल जाती है। जब वो फैल जाती है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, क्या नाम देते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग, ईआर बोलते हैं, सही बात ना। और ईआर दो तरीके से होता है, एक आर ईआर, दूसरा क्या हो जाएगा आपका यस ईआर, हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो आर ईआर मतलब क्या होता है, आर ईआर ध्यान रखिएगा, आर ई आर ना, आर ई आर, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका यस ई आर ई आर और यस ई आर। आर ई आर हम लोग क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यस ई आर हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेलकम है एवरीवन, जो भी आप ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सब लोग का वेलकम है। और आप लोग भी बताते रहिएगा, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर कोई चीज आपको डाउट होगा, कोई ऐसी चीज होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग अपने क्वेश्चन को पूछते रहा करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो आप लोग भी अपने क्वेश्चन को पूछते रहा करिएगा और चैट भी करते रहिएगा, जिससे कि आपको जो भी सारी चीजें हैं आप बताते रहिए, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरीके से हो जाएगा, एक आर ई आर और दूसरा क्या हो जाएगा आपका एस ई आर, ठीक है। तो एक आर ई आर, अब आर ई आर किसको बोलेंगे और एस ई आर किसको बोलेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इनका हमें काम भी पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, इनका हमें क्या करना है, काम भी पढ़ना है। आर ई आर और एस ई आर का हमें काम पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो पहले ये जाने कि आर ई आर कैसे बनेगा। तो इस आर ई आर पे ध्यान दीजिएगा, इस आर ई आर पे यहाँ पे कुछ पोर्शन पे क्या होता है, आगे लगा होता है राइबोसोम, क्या लगा होगा आपका राइबोसोम। ये जो राइबोसोम लगा है इसे हम बोलते हैं 80S राइबोसोम, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 80S राइबोसोम, क्या हो जाएगा आपका 80S राइबोसोम। तो यूकैरियोट पे जो आपका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, मतलब फैलेगी, न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या करेगी, फैलेगी फोल्डेड फॉर्म में,
उसे हम लोग क्या बोल देंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब का काम हम लोग बहुत विस्तार से डिटेल में बात करेंगे। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस पोर्शन पे जहां पे आपका राइबोसोम अटैच होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका राइबोसोम अटैच होगा। तो राइबोसोम अटैच होने की वजह से, राइबोसोम के अटैच होने की वजह से क्या होता है कि वो एरिया खुरदुरी हो जाती है, रफ टाइप की हो जाती है। इसलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए उसे हम लोग बोलते हैं RER बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, RER बोलते हैं। इन सबका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आगे चल के हम लोग देखेंगे, इन सब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो RER का काम क्या होता है अभी आपको बताऊंगा। और फिर जिस एरिया में आपका, जिस एरिया में आपका अब्सेंट होगा ना, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस एरिया जहां पे आपका राइबोसोम नहीं होगा, वो एरिया क्या हो जाएगी, आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। और जब एरिया सॉफ्ट हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो बात हो जाएगी, एक RER, दूसरा क्या हो जाएगा, SER। इनका काम भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक काम मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दो चीज देखा, एक राइबोसोम और दूसरा क्या देखा आपका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER और SER, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा और क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का DNA होता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस होते हैं ना। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सेमी ऑटोनोमस होते हैं। तो सेमी ऑटोनोमस होने की वजह से उनमें क्या होता है, खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है ना, क्या होता है, उनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। और खुद का जेनेटिक मटेरियल मतलब खुद का DNA होता है। तो अगर खुद का DNA होगा तो बैक्टीरिया भी क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। तो ट्रांसलेशन करेगा तो क्या करेगा, आपका उसको भी राइबोसोम की जरूरत होती है। लेकिन अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी इतनी सी बात करते हैं ना, तो यहाँ बात समझ आया है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। और थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, राइबोसोम ना, तो राइबोसोम, जब हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, राइबोसोम ना, राइबोसोम है ना। आगे जब हम डिटेल बात करें तो राइबोसोम क्या होगा, प्रोकैरियोट में अलग होगा ना, प्रोकैरियोट। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, यूकैरियोट, है ना। प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में क्या होगा आपका, कौन सा राइबोसोम होगा, 70s राइबोसोम होगा। क्या होगा आपका, 70s राइबोसोम होगा। यूकैरियोट में क्या हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा, 80s भी हो जाएगा और 70s भी हो जाएगा। सही बात ना। और 70s कहाँ पे होता है, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है आपका ये, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और कहाँ होता है आपका ये, क्लोरोप्लास्ट में होता है ना, क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कहाँ होता है आपका ये, क्लोरोप्लास्ट में होता है। सही बात है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे होता है, ये दो सबयूनिट का बना होगा। किसका बना होगा, 30s और क्या हो जाएगा आपका 50s, दो सबयूनिट का बना होगा। 30s हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल सब यूनिट। आगे बहुत डिटेल बताऊंगा, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लार्ज सब यूनिट ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के डिटेल बताऊंगा आपको, ठीक है। लार्ज सब यूनिट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लार्ज सब यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे जो होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो राइबोसोम होगा इसकी भी तो सब यूनिट होंगी। एक होगा आपका 40s और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 60s। 40s क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल हो जाएगा ना, 40s क्या हो जाएगा, स्मॉल। और 60s क्या हो जाएगा आपका, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, दो सब यूनिट होगा, एक हो जाएगा आपका 30s और एक क्या हो जाएगा आपका 50s, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना है अपने को। अब एक बात और ध्यान दीजिए आप सब लोग, ये तो सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, राइबोसोम प्रोकैरियोट में कौन होगा, 70s, इसकी दो सबमिट हो जाएंगे 30s और 50s। यूकैरियोट में क्या हो जाएगा, दो होगा, एक आपका 80s, 80s की दो सबमिट हो जाएंगे, एक 40s, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 60s, ठीक है। और कहा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 70s, 70s कहाँ होगा आपका, माइटोकॉन्ड्रियम होगा और क्लोरोप्लास्ट होगा। इसकी भी दो सबमिट हो जाएंगे, एक 30s, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 50s।
अब ध्यान देने वाली बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, ये जो राइबोसोम होता है इसे हम लोग बोलते हैं साइट ऑफ, क्या बोलते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, क्या बोलते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, क्या बोलते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट है। तो ये वो साइट होती है जहां पे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। राइबोसोम ये वो साइट होती है जहां पे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, मतलब प्रोटीन क्या होती है, बनती है। देखो कंफ्यूजन, खासकर जो टीजीपीटी वाले स्टूडेंट होते हैं, जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं तो कई बार वो बोल देते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। आज इन सारी चीजों को आप क्लियर करिएगा, ठीक है। तो राइबोसोम ये वो साइट है जहां पे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, मतलब प्रोटीन बनती है। राइबोसोम ऐसे बोल सकते हैं, राइबोसोम इज द ओनली साइट, क्या बोल सकते हैं, राइबोसोम इज द ओनली साइट वेयर प्रोटीन सिंथेसिस आकर, लिख सकते हैं हम लोग, लिख देंगे यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, और कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कई बार क्या होता है, आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, उस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से आपको समस्या पैदा हो जाती है, ठीक है। तो आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं, ऑनलाइन वाले भी पढ़ते रहे प्रॉपर तरीके से, जहां पे कोई डाउट होगा बताइएगा, ठीक है, जहां पे कोई डाउट होगा बताइएगा। हम बोलेंगे राइबोसोम, राइबोसोम इज द ओनली साइट, ओनली साइट या ऑर्गेनली, और साइट चाहे बोलो चाहे ऑर्गेनली बोल दो ना, और ऑर्गेनली ना, ऑर्गेनली वेयर, वेयर प्रोटीन, वेयर प्रोटीन सिंथेसिस, वेयर प्रोटीन सिंथेसिस आकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाय भाई संतोष जी, बहुत बार आपने हाय हाय कर दिया, ठीक है, देख रहा हूं मैं, है ना, देख रहा हूं आपका चैट, देख रहा हूं, आप लोगों का भी वेलकम है सभी लोगों का। और पढ़ाने, थोड़ा सा पढ़ने फोकस करिए आप लोग ना, सीखिए ना, राइबोसोम सिखा रहे हैं तो राइबोसोम को थोड़ा सा सीखने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है, राइबोसोम को भी सीखिए, आपको मजा आएगा, ओके, राइबोसोम को सीखिए। चलिए, तो थोड़ा समझने का प्रयास करिए, देखो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो राइबोसोम इज द ओनली साइट वेयर प्रोटीन सिंथेसिस आकर, राइबोसोम एकमात्र साइट है जहां पे क्या होता है, प्रोटीन बनती है। अभी हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम बताएंगे, अभी बताने चल रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। तो अंतर समझ में आना चाहिए कि भाई राइबोसोम और ईआर में क्या अंतर है। अभी फोकस हमारा किस पे है, राइबोसोम पे। तो राइबोसोम, अब ध्यान दीजिएगा, तो ये तो आप जो बात हम लोग कर रहे हैं 70s होगा, उसमें क्या होगा आपका 80s होगा, ये कॉमन सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो राइबोसोम बना, ये राइबोसोम किसका बना होता है, ये राइबोसोम किसका बना होता है, ये राइबोसोम जो बना होता है, कोई बताएगा आप लोगों में, ऑनलाइन और ऑफलाइन सब में, बताओ भाई आप लोग, राइबोसोम किसका बना होता है, राइबोसोम ये बना हुआ है ना, राइबोसोम है, ये भी तो किसी का बना होगा। राइबोसोम में प्रोटीन बनती है, नहीं, अमीनो एसिड का नहीं बना होता राइबोसोम, राइबोसोम किसी चीज का तो बना होगा, सही बात है ना, अपने आप तो बना नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइबोसोम जो बना होता है, ये बना होता है आपका आरआरएनए का, किसका बना होता है, आरआरएनए का, सुना है ना, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, अभी आपको बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा आपका आरआरएनए और प्लस प्रोटीन, प्लस किसका बना होगा, प्रोटीन का बना होगा। तो आरआरएनए और प्लस प्रोटीन, जब इनको बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइबोप्रोटीन, क्या हो जाएगा आपका, राइबोप्रोटीन। तो जो राइबोसोम बना होता है वो आरआरएनए और प्लस प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, ये बात अपने को ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, जब हम लोग बात करते हैं आरएनए की, ध्यान रखिएगा, सपोज दैट ये क्या हो जाए, कोई डीएनए हो जाए ना, ये क्या हो जाए, कोई डीएनए हो जाए, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाए, कोई डीएनए हो जाए, सही बात ना। अब ये जो डीएनए है, मेरी बात समझिएगा, ये जो डीएनए है, डीएनए से क्या होगा, एक प्रोसेस होती है, आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्या जानते हैं आप, ट्रांसक्रिप्शन, है ना, पता है आपको। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है दोनों में होगा, प्रोकैरियोट में भी होगा, आगे हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, प्रोकैरियोट में भी होगा और यूकैरियोट में भी होगा ना, और ये यूकैरियोट में भी होगा, आगे चलिए डिटेल बात करेंगे। तो क्या होगा जब ये आपका, नहीं वो ये संतोष जी हम ये कैसे, ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बना होता है, सही बात है,
तो ऐसा नहीं है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सारी अमीनो एसिड प्रोटीन नहीं बनाएगी। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होगा ये बात सही है, लेकिन सारी अमीनो एसिड प्रोटीन बनाएगी ये सही नहीं है, सर है ना। सारी अमीनो एसिड प्रोटीन बनाएगी ये बात से, जिसे मान लीजिए पढ़ते हैं 1000 लोग, 500 लोग पढ़ते तो सब हैं, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है। सिलेक्शन जिनका हुआ है तो मतलब सब पढ़े हैं, लेकिन सब पढ़ रहे हो सबका सिलेक्शन हो जाए ये जरूरी नहीं है, सही बात है ना। तो प्रोटीन बनी होगी अमीनो एसिड की, ये बात सही है, प्रोटीन बनी होगी अमीनो एसिड की, लेकिन सारे प्रोटीन जो है अमीनो एसिड, प्रोटीन अमीनो एसिड बने होंगे, लेकिन सारी अमीनो एसिड प्रोटीन आपका नहीं बनाएगा, ये बात अपने को क्या करना है, फिट करके रखना है, सही बात है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपका राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम किसका बना होगा, आरआरएनए और प्लस किसका बना होगा, प्रोटीन का बना होगा, ये बात अपने को क्या करना है, ध्यान देना, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, अगली और इंपॉर्टेंट बात जो देखना है, तो मैं आपसे ये कह रहा था, देखो प्रोटीन बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, तो प्रोसेस क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन ये दोनों में होगा, प्रोकैरियोटिक में होगा और यूकैरियोटिक में। तो डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो क्या आरएनए अपने आप बन जाएगा, डीएनए से जो आरएनए बनेगा क्या ये आरएनए अपने आप बन जाएगा, आरएनए अपने आप तो बनने वाला नहीं है, अपने आप तो बनेगा नहीं, इसके लिए चाहिए आरएनए पॉलीमरेज, ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एंजाइम चाहिए, उस इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या नाम होता है, आरएनए पॉलीमरेज ना, आरएनए पॉलीमरेज ये इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है, और इस इंपॉर्टेंट एंजाइम से क्या होगा, डीएनए से क्या बनेगा आपका, आरएनए बनेगा। अब ध्यान रखिएगा, तो ये आरएनए पॉलीमरेज, हाँ, तो आरएनए जो पॉलीमरेज होता है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में आरएनए बनाएगा और यूकैरियोट में भी आरएनए बनाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आरएनए पॉलीमरेज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक करेंगे प्रोकैरियोट में, एक किसमें करेंगे, प्रोकैरियोट्स में, और दूसरा किसमें करेंगे हम लोग, यूकैरियोट में, किसमें करेंगे, यूकैरियोट्स में। मतलब क्या समझ रहे हो आप, समझ ये रहे हो कि प्रोकैरियोट में भी आरएनए बनेगा और यूकैरियोट में भी आरएनए बनेगा। तो प्रोकैरियोट में जो आरएनए बनेगा उसके लिए जो आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, उसका नाम होता है अल्फा 2 बीटा, बीटा डैश ओमेगा, और क्या हो जाएगा आपका सिग्मा, आगे बताएंगे। एक आरएनए पॉलीमरेज है जो क्या होता है आपका, ये आरएनए पॉलीमरेज है किसमें होगा आपका, प्रोकैरियोट में, तो किसका बना होता है आपकी, ये कितनी होती है, अल्फा 2 एक सबयूनिट होती है, 2 सबयूनिट होती है, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा ये क्या होती है, सबयूनिट होती है, ठीक है, और साथ में क्या लगा होगा आपका सिग्मा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में होता है, मतलब एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो कहां होगा आपका, प्रोकैरियोट में होता है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में होता है, और किस सबयूनिट का बना होता है, अल्फा 2 बीटा, बीटा डैश ओमेगा और सिग्मा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है, यही सिंगल जो आरएनए पॉलीमरेज है, ध्यान रखिएगा, ये जो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये अकेले ही तीनों तरीके के आरएनए, आरआरएनए, ध्यान दीजिएगा, एमआरएनए है ना, हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और टीआरएनए, इनकी क्या करता है, सिंथेसिस करता है, क्या समझे आप लोग, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, इन तीनों की क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है, कौन करता है आपका, अकेले सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, अकेले सिंगल आरएनए पॉलीमरेज आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए की क्या करता है, सिंथेसिस करता है। क्या नहीं समझे भाई संतोष जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या है आपका डीएनए, डीएनए से क्या बनना है, आरएनए, डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए, है ना, डीएनए से आरएनए। अब आप जानते हैं कि अभी हम लोग राइबोसोम की बात कर रहे हैं ना, तो राइबोसोम की बात कर रहे हैं, तो राइबोसोम किसका बना है, आरआरएनए का, राइबोसोम किसका बना है, आरआरएनए का, तो आरआरएनए क्या है, आरएनए ही तो है, आरएनए क्या है, आरएनए है, तो किससे बना है, डीएनए से बना है, तो डीएनए से क्या आरएनए अपने आप बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो कोई प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या अपने आप हो जाएगा, अपने आप तो होगा नहीं, उसको होने के लिए क्या चाहिए आपका, आरएनए पॉलीमरेज, क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज एक क्या है, एंजाइम है, और एंजाइम है तो क्या है, प्रोटीन है। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, आप जानते हैं कि जो मोस्ट ऑफ देम जो एंजाइम्स होती हैं वो क्या होती है, प्रोटीन होती हैं, मोस्ट ऑफ देम जो एंजाइम्स होती हैं
वो क्या होती है, प्रोटीन होती है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज से क्या बनेगा आपका, डीएनए से आरएनए। क्या ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर हुआ भाई आप लोगों को, ऑनलाइन वालों को भी? डीएनए से आरएनए बनाना है, तो डीएनए से आरएनए अपने आप बन जाएगा, नहीं बनेगा। उसके लिए क्या चाहिए आपका, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन है तो उसकी कोई सब यूनिट होगी, है ना, प्रोटीन होगी, क्या हो जाएगी, वो एक सब यूनिट हो जाएगी। और जब एक सब यूनिट होगी तो क्या होगा, इसकी सब यूनिट हो जाएगी अल्फा टू बीटा बीटा डैश, और क्या हो जाएगा आपका ओमेगा, और इसके साथ क्या लगा होगा आपका सिग्मा। तो ये एक ही आरएनए पॉलीमरेज, जो एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो एक आरएनए पॉलीमरेज तीनों तरीके का आरएनए, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, तीनों तरीके के आरएनए की क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है। और यही आरएनए, ध्यान रखिएगा, यही आरएनए क्या करता है, आरएनए क्या बनाएगा आपका, राइबोसोम बनाता है। क्या बनाएगा आपका, राइबोसोम बनाएगा। सही बात है ना। और एमआरएनए आप सभी लोग जानते हैं जेनेटिक कोडॉन देता है ना, आगे हम लोग बात करेंगे। तो किसमें काम करेगा आपका, ये जेनेटिक कोडॉन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, जेनेटिक कोडॉन के लिए काम करेगा। और टीआरएनए आप सभी लोग जानते हैं ना, देखो टीआरएनए काम क्या होता है, प्रोटीन कहां बनेगी, राइबोसोम में। प्रोटीन कहां बनेगी, राइबोसोम में। भाई अगर हम ये मान लो कह देंगे एक सेल है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कह दे रहे हैं कोई एक सेल है, ये सेल है, ये पूरी आपकी सेल है, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया ये राइबोसोम है, हमने कह दिया ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनेगी, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनेगी। तो प्रोटीन किससे बनेगी, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से बनेगी। तो क्या अमीनो एसिड राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है पहले से ही, नहीं। अमीनो एसिड कहां होगा, अमीनो एसिड साइटोसोल में होगा। जो अमीनो एसिड होगा वो कहां हो जाएगा, वो यहाँ होगा। जो अमीनो एसिड होगा वो कहां हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ना, यहाँ पे ये अमीनो एसिड हो जाएगा आपका, ये अमीनो एसिड है कहाँ है आपका, ये साइटोसोल में। तो इस अमीनो एसिड को राइबोसोम के अंदर जाना होगा ना, इस अमीनो एसिड को राइबोसोम के अंदर जाना होगा। तो जब तक ये अमीनो एसिड राइबोसोम के अंदर नहीं जाएगा तब तक प्रोटीन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो अमीनो एसिड साइटोसोल से राइबोसोम में क्या अपने आप चला जाएगा, अमीनो एसिड साइटोसोल से राइबोसोम में क्या अपने आप चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। इसको लेके कौन जाता है, इसको लेके जाता है टीआरएनए। टीआरएनए क्या काम करेगा, कैरी, टीआरएनए कैरी अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोसोल टू राइबोसोम। सही बात है ना। तो ये बात क्या समझ में आया, क्या ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टीआरएनए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, ये काम क्या करेगा, ये करता है कैरी। हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन ये देख सकते हैं, ये क्या काम करेगा, कैरी है ना, कैरी अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कहां से, फ्रॉम, फ्रॉम कहां से, कहां से, साइटोसोल, साइटोसोल से कहां पे, टू राइबोसोम, है ना, कहां पे आपका, राइबोसोम में। नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि जो आपका टीआरएनए है ये क्या काम करेगा, अमीनो एसिड को कैरी कराएगा, मतलब लेके जाएगा कहां पे, साइटोसोल से आपका राइबोसोम के अंदर। सही बात है, कोई दिक्कत। और आरएनए काम क्या हो जाएगा, आरएनए जो काम होता है वो राइबोसोम बनाएगा। एमआरएनए क्या काम करेगा आपका, जेनेटिक कोडॉन देगा। आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से इनके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। और ये कोई सपोज दैट कोई डीएनए है ना, ये कोई आपका डीएनए है, इस डीएनए से सिंगल आपका आरएनए पॉलीमरेज होगा और तीनों तरीके की आरएनए की सिंथेसिस करवाएगा। और ये बात हो रही है किसमें आपका, हाँ ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं आप। कोड ऑफ ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन, सही बोल रहे हैं। लेकिन आगे चल के हम लोग डिटेल में बात करेंगे ना, आगे चल के हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो जेनेटिक कोडॉन होता है वो 3 ही का क्यों बना होता है, 3 ही न्यूक्लियोटाइड क्यों बना होता है। अगर बताना चाहे तो आप लोग बताएं, बताइए भाई, जेनेटिक कोडॉन 3 ही न्यूक्लियोटाइड का क्यों बना होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड क्यों नहीं बन सकता है, 1 का क्यों नहीं बन सकता है, 4 का क्यों नहीं बन सकता है, 5 का क्यों नहीं बन सकता है, 3 का ही क्यों बन सकता है। जेनेटिक जो कोडॉन होता है 3 का ही क्यों बन सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्या करेंगे, आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। खैर अभी हम लोग वहां पे नहीं जाने वाले हैं, अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं किस पे, राइबोसोम पे, किस पे फोकस कर रहे हैं, राइबोसोम पे, ठीक है। अब देखो जब हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में भी आपका एटीएस राइबोसोम होता है।
तो यूकैरियोट में भी आरएनए बनेगा। तो यूकैरियोट में जब आरएनए बनेगा तो यहाँ पे भी तो आरएनए बनेगा, यहाँ पे भी तो आरएनए बनेगा। जब यूकैरियोट में आरएनए बनता है किससे, डीएनए से, तो वहां पे भी आरएनए पॉलीमरेज लगेगा। यहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपका, आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी क्या लग जाएगा आपका, आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूकैरियोट में 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। क्या होंगे आपके, 3। नाम क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? 3 तरीके होते हैं। एक का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। क्या नाम होता है? एक का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। दूसरे का नाम क्या होता है, आरएनए, एक का नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरे का नाम हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, तीसरे का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ध्यान रखिएगा, देखो जब हम लोग किसकी बात करते हैं, जब हम प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा। इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा। वो क्या करेगा, उसका सबयूट क्या होगी, अल्फा टू बीटा, बीटा डैश ओमेगा और सिग्मा। एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों तरीके की आरएनए की सिंथेसिस करवाएगा। किसकी, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए की। लेकिन जब हम लोग यूकैरियोट की बात करेंगे, जब हम लोग किसकी बात करेंगे, यूकैरियोट की बात करेंगे, तो यूकैरियोट में 3 तरीके का आरएनए पॉलीमरेज होगा, आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है ये क्या काम करेगा, आरआरएनए की सिंथेसिस करवाएगा। किसकी करवाएगा, आरआरएनए की। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसकी करवाएगा, एमआरएनए की। ध्यान रखिएगा, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसकी करवाएगा, आपका टीआरएनए की। तो क्या समझे आप ये समझे कि मान लो ये कोई डीएनए है ना, क्या सीखे आप, ये कोई डीएनए है, इस डीएनए से क्या बनाना है, हमें आरएनए बनाना है। ये क्या है आपका, आरएनए ना, ये क्या हो जाएगा आपका आरएनए। इस डीएनए से क्या बनना है, आरएनए बनना है। तो ये डीएनए से आरएनए जब बनेगा तो प्रोसेस हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन आपका दोनों में होगा, प्रोकैरियोट में भी होगा और यूकैरियोट में भी होगा। ठीक है, अब ये अपने आप तो होगा नहीं, इसको होने के लिए क्या चाहिए आपका, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो प्रोकैरियोट में जो आरएनए पॉलीमरेज होगा एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज होगा, उसका नाम होगा अल्फा टू बीटा, बीटा डैश ओमेगा और सिग्मा। आगे चल के हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों तरीके का आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, इन तीनों तरीके के आरएनए की सिंथेसिस करवाएगा। आरआरएनए क्या करेगा, राइबोसोम बनाएगा, जिसको अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और एमआरएनए क्या करेगा, जेनेटिक कोडान प्रोवाइड करेगा। और टीआरएनए क्या करेगा, ये कैरी कराएगा अमीनो एसिड को फ्रॉम साइटोसोल टू राइबोसोम। अमीनो एसिड को साइटोसोल से कहां लेके जाएगा, राइबोसोम के अंदर लेके जाएगा, क्योंकि राइबोसोम के अंदर ही क्या होती है, आपकी प्रोटीन होती है। और यही काम आपका यहाँ पे भी होगा। पर अंतर क्या है, यूकैरियोट में 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज होंगे, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और क्या हो जाएगा आपका, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा ना। इतनी बात आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बात बन गया है ना। अब हम लोग जो बात कर रहे थे, थोड़ा सा पीछे आओ, थोड़ा सा पीछे आओ। तो हम लोग बात कर रहे थे राइबोसोम की। तो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होगा किसका होगा, 30s और 50s, ये सब हम लोग बात कर लिए थे। तो ये आपका जो राइबोसोम बना है किसका बना होगा, आरआरएनए का बना होगा। तो आरआरएनए कहां से आएगा, प्रोकैरियोट में एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज होगा, वहां से आएगा। और यूकैरियोट में किससे आएगा आपका, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से ना। तो यूकैरियोट में क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से आएगा। ठीक है, नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं ना संतोष जी, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए ऑन द स्टैंड ऑफ डीएनए, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये आप टीजीटी पीजीटी लेवल की इंफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं, ये पूरी करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये पूरी करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। खैर, जो आप इंफॉर्मेशन बता रहे हो ये इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ देम लोग जानते हैं। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है मोस्ट ऑफ देम लोग यही बात बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर आप देखो, जब टीपीटी लेवल की बात होती है तो ये कहते हैं कि डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा, डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये बात जो है ना पूरी तरीके से सही नहीं है। ये बात वो लोग बोलते हैं जिनको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जिनको इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो ये बात को बोल सकते हैं। डीएनए से जब आरएनए बनेगा, और तीनों आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, तीनों तरीके के जो आरएनए बनेंगे, चाहे आरआरएनए बने, एमआरएनए बने और टीआरएनए बने, तो जो ये तीनों तरीके के आरएनए बनते हैं, ये तीनों तरीके के आरएनए के बनने की जो प्रोसेस होती है
उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अकेले हम ये mRNA बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन नहीं बोलेंगे। tRNA बन रहा है, वो भी डीएनए से बन रहा है, उसके लिए हम लोग उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। आरआरएनए बन रहा है तो वो भी आपका आरएनए बन रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। अकेले अकेले जो है, अब ये गलती क्या होता है ना कि जो जनरली क्या होता है, बहुत सारे इंडियन राइटर बुक में भी ये चीजें लिखी रहती हैं, ठीक है, बट वो इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी पूरी तरीके से, ये कह सकते हैं कि आपकी पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं होती हैं, है ना। तो आप इस बात को करेक्ट कर लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जब डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए तीनों तरीके का आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। खैर, हाँ हाँ, खैर ये बात हम कह सकते हैं, खैर हम ये बात कह सकते हैं कि क्या होगा कि जो आपका ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जो डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो तीनों तरीके का आरएनए, तो आपके आपके टीजीडीपीटी में तो सिर्फ 3 तरीके का आरएनए है। जब हम लोग सीएसआईआर लेवल पढ़ते हैं तो सीएसआईआर लेवल पर हम लोग 7-8 तरीके के आरएनए की बात करते हैं। कितने तरीके की बात करते हैं हम लोग, 7-8 तरीके की बात करते हैं, ठीक है। तो खैर यहाँ पे आपको नहीं जानना है, क्योंकि टीजीपीटी का लेवल जो होता है वो डाउन होता है, इसलिए यहाँ पे आपको इन बातों को नहीं जानना है कि वो 7-8 तरीके के आरएनए कौन होते हैं। खैर हम जब आपको मॉलिक्यूल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इनका हम इंट्रोडक्शन आपको देंगे, ठीक है, बट आपको बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हो गया है ना, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे ये बात क्लियर है। अब हम लोग देखो, हम ये कह रहे हैं कि राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होगा, वो साइट होती है, राइबोसोम इज द ओनली साइट जहां पर क्या बनेगा, आपका प्रोटीन बनेगी। और राइबोसोम किसका बना होगा, आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना होगा। और आरआरएनए किसका बना होगा, डीएनए का बना होगा। उसके लिए कौन सा आपका एंजाइम काम करेगा, ये सारी बात आपको क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, तो प्रोटीन क्या अपने आप बन जाएगी, प्रोटीन बनाने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोटीन बनाने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बारे में भी तो अपने को बात करना है, सही बात ना। क्या प्रोटीन अपने आप बन जाएगी, क्या प्रोटीन अपने आप नहीं बनेगी ना, तो प्रोटीन बनेगी कहाँ पे, राइबोसोम में, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए कुछ चीज की रिक्वायरमेंट भी तो होगी, सही बात है ना। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए ये राइबोसोम ना, ये क्या है आपका राइबोसोम, ये राइबोसोम ना, राइबोसोम। अभी जो राइबोसोम है, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, प्रोटीन। तो राइबोसोम से क्या बनेगा, प्रोटीन, राइबोसोम में प्रोटीन। और राइबोसोम में जब प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन बनने के लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट भी होगी ना, रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट भी होगी। क्या अपने आप प्रोटीन बन जाएगी, प्रोटीन तो अपने आप नहीं बनेगी। तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रोटीन को बनाने के लिए हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, आरएनए चाहिए। क्या चाहिए हमें, प्रोटीन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मेनली आरएनए। और आरएनए तीनों तरीके का आरएनए हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, तीनों तरीके का आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, और फिर क्या हो जाएगा आपका टीआरएनए। तीनों तरीके का आरएनए चाहिए, आरआरएनए, एमआरएनए, और क्या हो जाएगा आपका टीआरएनए। तीनों तरीके का हमें आरएनए चाहिए, सही बात ना। और साथ साथ में हमें क्या चाहिए, और हमें जो, और हमें साथ साथ में क्या चाहिए, और हमें साथ साथ में चाहिए अमीनो एसिड। क्या चाहिए हमें, साथ में क्या चाहिए, अमीनो एसिड ना, क्या चाहिए हमें, अमीनो एसिड चाहिए, अमीनो एसिड। और साथ में क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। क्या अपने आप बन जाएगा, एंजाइम चाहिए। और एंजाइम होगा तो क्या चाहिए, कोफैक्टर, जानते हैं ना, एंजाइम होगा तो कोफैक्टर भी होगा। और क्या चाहिए आपका, कोफैक्टर चाहिए, है ना, सही बात ना। और हमें क्या चाहिए, अब कोई चीज बना रहे हो तो क्या फ्री हो जाएगी, उसको बनने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। क्या चाहिए आपको, एनर्जी ना, क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी आप जानते हैं इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है आपका एटीपी और दूसरा क्या हो जाएगा, जीटीपी। एटीपी और जीटीपी दोनों चाहिए, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी एटीपी भी होता है और जीटीपी भी, यहाँ पे दोनों काम करेगा, एटीपी भी काम करेगा और जीटीपी भी काम करेगा, बस में आ रहा है ना। तो राइबोसोम तो होगा ही, राइबोसोम बनाने मतलब प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम में, तो राइबोसोम तो होगा ही, राइबोसोम तो होगा ही। साथ साथ में क्या चाहिए, आरएनए। और आरएनए में क्या चाहिए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। फिर क्या चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए। फिर क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। और फिर क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, सही बात है ना। और साथ में क्या चाहिए आपका, एनर्जी चाहिए। एनर्जी में क्या होगा आपका, एटीपी हो जाएगा और जीटीपी हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाओ आप लोग जल्दी से। अब ये चल क्या रहा है, अब ये राइबोसोम चल रहा है, ठीक है।
ऐसे करके हम सारी ऑर्गेनेल को बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। बनाओ इसे। है ना। बात देखिए, बताओ भाई, बताओ बताओ। है? वो जीटी गुआनियोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और जीटीपी गुआनियोसिन ट्राइफॉस्फेट ना। आगे हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल में विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। हो गया है। हो गया है। चलिए ना, चल आगे चल के हम लोग देखो, अब एक एक आरएनए का काम देखो। मैंने आपसे क्या कहा कि ये 3 आरएनए वो आरएनए होते हैं जो क्या करेंगे, प्रोटीन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो प्रोटीन कहां बन रही है, राइबोसोम में। प्रोटीन कहां बने, राइबोसोम में। और राइबोसोम खुद किसका बना है, आर आरएनए का। अब एक बात बताओ, अगर आर आरएनए नहीं होगा, अगर आर आरएनए नहीं होगा तो क्या राइबोसोम बन पाएगा। और राइबोसोम नहीं बन पाएगा तो क्या प्रोटीन बन पाएगी। तो क्या प्रोटीन बनाने के लिए आर आरएनए की जरूरत है कि नहीं है। आर आरएनए होगा ही नहीं तो प्रोटीन कहां से बनेगी। आर आरएनए होगा ही नहीं तो प्रोटीन कहां से बनेगी, नहीं बन पाएगी ना। तो प्रोटीन बनने के लिए राइबोसोम चाहिए, और राइबोसोम बनने के लिए क्या चाहिए, आर आरएनए। सही बात, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, ये जो आर आरएनए होता है इसका क्लासिफिकेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आर आरएनए होता है इसका अपना एक क्लासिफिकेशन होता है। देखो, ये आर आरएनए क्या बनाएगा, ये आर आरएनए बनाएगा राइबोसोम। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बनाएगा आपका, राइबोसोम बनाएगा, है ना, राइबोसोम बनाएगा। अब देखो, अभी हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, राइबोसोम की। और राइबोसोम क्या होगा, प्रोकैरियोट में अलग होगा, प्रोकैरियोट। और इधर क्या हो जाएगा आपका, यूकैरियोट, यूकैरियोट। हम लोग बात ये, दोनों होगा राइबोसोम। प्रोकैरियोट में कौन सा होगा आपका, 70s, अभी हम लोगों ने बात किया। यूकैरियोट में क्या हो जाएगा आपका, 80s, 80s और 70s दोनों होता है ना। फिर मैंने आपसे कहा कि ये आपका जो 70s है इसका क्या हो जाएगी, 2 मिनट। एक आपका 30s, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 50s। आगे हम लोग बात करेंगे। 80s की क्या हो जाएगी, 2 मिनट हो जाएगी। एक हो जाएगी आपकी 40s, और एक क्या हो जाएगा आपका 60s। अब क्वेश्चन ये आता है, ध्यान दीजिएगा। ये चल रहा है सेल, ये सेल में चल रहा है आपका राइबोसोम, सेल पढ़ा रहे हैं। और सेल में इस समय हम लोग बात कर रहे हैं राइबोसोम के बारे में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो आपका चैप्टर है ये द लिविंग वर्ल्ड में भी आएगा और ये साइटोलॉजी में भी आएगा। जो आपका टीबीटी का चैप्टर साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी भी यहाँ से आपकी क्या हो रही है, आपकी कवर होती चल रही है, ठीक है। तो द लिविंग वर्ल्ड और साइटोलॉजी आपकी दोनों कवर। अभी हम लोग का टारगेट क्या है, अभी हम लोग का टारगेट है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है ना। तो प्रोकैरियोट में क्या होगा, 70s राइबोसोम, और यूकैरियोट में क्या हो जाएगा आपका 80s राइबोसोम। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हमने आपको बताया हुआ है, और आगे भी अभी चल रहे बहुत सारे डिफरेंसेस के बारे में लोग बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में जो 70s राइबोसोम होगा उसका नाम वो 2 सेल का बना होगा, किसका, 30s और 50s। ये बना किसका होगा, आर आरएनए प्लस प्रोटीन का। तो आर आरएनए में कौन सा आर आरएनए, ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में। आर आरएनए में भी कौन सा आरएनए, तो आर आरएनए में भी आप लिख लीजिए जो 30s बना होता है, जो 30s बना होता है, किस ये बना किसका है, देखो ये बना है आपका आर आरएनए और प्लस प्रोटीन का, आर एन ए प्लस प्रोटीन का, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि ये जो आपका आर आर एन ए है, ठीक है,
ये बना होगा जो 30 सब यूनिट है, 30 सब यूनिट दो चीज का बना होगा। जो प्रोटीन जो आरएनए बना होगा उसे बोलते हैं हम 16S आरआरएनए। क्या बोलते हैं? 16S आरएनए, ठीक है। और जो प्रोटीन होता है हम बोलते हैं 21 प्रोटीन। क्या बोलते हैं? 21 प्रोटीन, पूछा गया एग्जाम में। और जो 50S है, ये 50S बना होता है, किसका बना होता है? ये बना होता है जो आपका 50S होता है ना, ये 50S बना होता है 23। क्या बना होगा? ये 16S आरएनए, ये क्या हो जाएगा आपका 23, है ना। क्या हो जाएगा आपका ये 23 ना, 23S आरआरएनए, ठीक है, 23 आरआरएनए। और किसका 5S आरएनए, 5S आरआरएनए, ठीक है। और प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा? प्रोटीन का नाम हो जाएगा, प्रोटीन का नाम हो जाएगा आपका 34 प्रोटीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान दीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ये जो राइबोसोम है, क्या बनेगा राइबोसोम में? प्रोटीन। हम पढ़ क्या रहे हैं? राइबोसोम। राइबोसोम से क्या बनेगा? प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? तीन चीज, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए क्या बनाएगा आपका? राइबोसोम। राइबोसोम दो में होगा, प्रोकैरियोट में होगा और यूकैरियोट में होगा। प्रोकैरियोट में क्या होगा आपका? 70S राइबोसोम होगा। 70S जो राइबोसोम होगा किसका बना होगा? आरआरएनए प्लस प्रोटीन का। 80S राइबोसोम भी क्या होगा? किसका बना होगा? आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना होगा। सही बात है नहीं? अब क्या होगा? जो ये 70S राइबोसोम होगा इसकी दो सबनेट हो जाएंगी, एक 30S, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 50S। 30S किसका बना होगा? आरएनए और प्रोटीन का बना होगा। तो आरएनए का नाम क्या हो जाएगा? 16S आरआरएनए। क्या नाम हो जाएगा? 16S आरआरएनए। अब प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा? 21 क्या हो जाएगा? प्रोटीन। और जो 50S राइबोसोम सबनेट होती है वो किसका बना होगा? 23S आरआरएनए, 5S आरआरएनए। और प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा आपका? 34 प्रोटीन। बस में है ना। इस तरीके से क्या बना होगा आपका? राइबोसोम किसका बना होगा? आपका प्रोकैरियोट का। तो प्रोकैरियोट का राइबोसोम इस तरीके से आपका बना होता है। सही बात है ना? कोई दिक्कत? और जब हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में जो राइबोसोम होता है ये किसका बना होता है? ध्यान रखिएगा, ये जो यूकैरियोट का जो राइबोसोम होता है ये किसका बना होगा? तो ये क्या होगा आपका? एक हो जाएगा 40S ना, एक क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 40S, एक हो जाएगा 40S, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 40S और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 60S ना, दूसरा क्या हो जाएगा 60S। अब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जो 40S बना होता है वो किसका बना होता है? जो 40S होगा वो बना होता है 18S, ध्यान रखिएगा, 18S आरआरएनए का बना होता है। और साथ में किसका बना होता है? 33 प्रोटीन का बना होता है ना, 33 प्रोटीन का बना होता है। सही बात ना। और आपका जो 60S होता है वो किसका बना होता है? जो 60S होता है वो बना होता है 28S आरआरएनए। किसका बना होगा? 28S। फिर 5.8S और फिर क्या हो जाएगा 5S आरआरएनए ना। तो तीन तरीके के आरएनए होंगे, ध्यान रखिएगा। जब हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में क्या हो जाएगा? 80S राइबोसोम होगा। तो 80S जो राइबोसोम होता है इसकी दो सबनेट हो जाएंगे, एक आपकी 40 और एक क्या हो जाएगी आपकी 60। 40 जो होता है वो किसका बना होगा? 18S आरआरएनए का बना होगा। और किसका बना होगा? 33 प्रोटीन का बना होगा, ठीक है। और जो 60S आरएनए है वो किसका बना होगा? 28S आरएनए का, 5.8S आरएनए का। और प्रोटीन भी तो होगी इसमें। अब प्रोटीन कौन सी हो जाएगी? 50 प्रोटीन। क्या हो जाएगा आपका? 50 प्रोटीन, है ना। ये आपका जाके अब जाके आपका राइबोसोम कंप्लीट हुआ, समझ में आया ना। ये अब जाके आपका राइबोसोम कंप्लीट हुआ। आप बताओ मुझे, मजा आया राइबोसोम में? तो एक बार रिवाइज करिए, यहाँ से आप आइए, ठीक है, यहाँ से रिवाइज करिए फिर बनाइए आप। देखो हमने क्या बोला? हमने कहा कि जब हम लोग प्रोकैरियोट में क्या होगा? प्रोकैरियोट में हो जाएगा हमारा राइबोसोम। तो कौन सा राइबोसोम हो जाएगा प्रोकैरियोट में? 70S राइबोसोम। और यूकैरियोट में क्या हो जाएगा? 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में। और 70S भी होता है। 70S कहाँ हो जाएगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। मैंने आपसे कहा कि ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या हो जाएगा? ये साइटोसोल हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका? ये डीएनए हो जाएगा। ये डीएनए में, और इधर क्या हो जाएगा आपका? ये राइबोसोम हो जाएंगे। ये राइबोसोम क्या है आपके? सब बिखरे बिखरे हैं। और इस राइबोसोम हम लोग क्या बोलते हैं? 70S राइबोसोम बोलते हैं। सही बात ना। अब ये 70S राइबोसोम है तो यहाँ पे क्या होता है? और 80S में क्या हो जाएगा?
ये आपका एटीएस राइबोसोम है ना, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, और न्यूक्लियस की बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी ना। तो न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, एक्सटेंड करेगी। तो जब ये एक्सटेंड करेगी तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होगी, एक इनर वाली और एक आउटर वाली। तो जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, फैलेगी ना, एक्सटेंड करेगी। तो जब वो एक्सटेंड करेगी तो इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर बना देगी, और जब इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाएगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एटीएस राइबोसोम। क्या बोलेंगे, एटीएस राइबोसोम बोलेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपका यूकैरियोट में आपकी दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती हैं, उनका नाम क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे भी क्या होता है, राइबोसोम होता है, और वहां पे जो राइबोसोम होगा वो क्या होगा, सेवेंटियस होगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। तो मैंने कहा कि जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या अटैच होता है, यहाँ पे राइबोसोम अटैच होता है। कौन सा राइबोसोम अटैच होता है, एटीएस। देखो यहाँ पे राइबोसोम बिखरा बिखरा है, फ्री फ्लोट कर रहा है। प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम है वो बिखरा बिखरा है, फ्री फ्लोट कर रहा है, सही बात ना। लेकिन जब यूकैरियोट के राइबोसोम की बात करते हैं, ये राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। ये क्या हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अटैच है, सही बात ना। तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70s है, बिखरा बिखरा है, और यूकैरियोट पे राइबोसोम 80s है, और ये क्या है आपका, अटैच है, सही बात ना। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो राइबोसोम होता है इसके दो सेगमेंट 30s और क्या हो जाएगा आपका 50s, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करने लगे किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। तो मैंने कहा ये राइबोसोम हो जाएगा। तो राइबोसोम क्या हो जाएगा आपका, किसका बना होगा, आरआरएनए और प्लस प्रोटीन का बना होगा, है ना। जो आपका प्रोकैरियोट होगा उसमें 70s हो जाएगा, ये पूरी कहानी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये आपका यूकैरियोट 80s भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका 70s भी हो जाएगा। 80s में 40s और 60s, है ना, और इधर 70s हो जाएगा, 30s और ये वाला हो जाएगा ना। फिर मैंने आपसे कहा राइबोसोम में क्या होता है आपका, प्रोटीन बनती है, सही बात ना। यहाँ तक हम लोगों ने बात किया। फिर हम लोगों ने ये कहा कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। तो क्या प्रोटीन अपने आप बन जाएगी, प्रोटीन अपने आप तो बनेगी नहीं, उसको बनने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट चाहिए। रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए, आरआरएनए चाहिए, एमआरएनए चाहिए, और क्या चाहिए आपका, टीआरएनए चाहिए। आरआरएनए से क्या बनेगा आपका, राइबोसोम बनता है। अगर आरआरएनए नहीं होगा तो राइबोसोम नहीं बनेगा, राइबोसोम नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी। और राइबोसोम आपका दो तरीके से होता है जो कि आपको मैंने बताया। एक क्या हो जाएगा आपका 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में क्या हो जाएगा 80s राइबोसोम। फिर ये जो 70s राइबोसोम है इसकी दो सेगमेंट हो जाएंगे 30s और क्या हो जाएगा आपका 50s। 30s जो होता है आपका क्या हो जाएगा, ये राइबोसोम और प्रोटीन का बना है। तो आरआरएनए और प्रोटीन का बना है। जो 30s सेगमेंट है सब किसके बने हैं, आरआरएनए प्लस प्रोटीन के। तो 30s भी तो आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना होगा। ये किसका बना होगा, 16s आरआरएनए का बना होगा। मतलब जो 30 पूछा गया आपके एग्जाम में, जो 30s सब यूनिट है किसकी, प्रोकैरियोट की, राइबोसोम की। किसकी बनी है आपका 16s आरआरएनए की, और प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा 21 प्रोटीन। और जो 50s राइबोसोम सब यूनिट है किसका बना होगा 23s आरआरएनए, और प्लस क्या हो जाएगा 5s आरआरएनए। क्या हो जाएगा 23s आरआरएनए, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 5s आरएनए, और प्रोटीन क्या हो जाएगी 34 प्रोटीन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यूकैरियोट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80s हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा 80s हो जाएगा। 80s के दो सेगमेंट हो जाएंगे, एक 40s, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 60s। 40s जो होता है उसमें क्या हो जाएगा 18s आरआरएनए होता है, और 33 प्रोटीन होती है ना। और 60s में क्या हो जाएगा 28s आरआरएनए होता है, 5.8s आरआरएनए होता है, 5s आरआरएनए होता है, और क्या हो जाएगा आपका 50 प्रोटीन हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या करना है आपको याद करना है। अब तब जाके अब आपका ये राइबोसोम क्या हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अब, लेकिन मोस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है, सही बात है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पीछे वाली, ठीक है, यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना डिफरेंस बिटवीन ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारी कहानी हम लोग बात कर चुके हैं ना, ये सारी कहानी हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में इतने सारे कैरेक्टर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपने क्या किया, ये वाले भी कैरेक्टर आपने देख लिया, आपने ये वाले भी देख लिया अच्छे से प्रॉपर तरीके से, है ना। और यहाँ पे आपने क्या देख लिया, राइबोसोम का भी देख लिया, ठीक है। अब अपने जो बात करने चल रहे हैं ये और आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिसको हम लोग क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है, आगे चल के, ठीक। यहाँ पे देखो अब हमें इनके बारे में बात करना है। तो ये वाला इधर वाला बात करना है हमें प्रोकैरियोट का, और इधर वाला हमें बात करना है यूकैरियोट का, ठीक है। तो एक काम करिए, पहले आप लोग इसको बनाइए,
2 मिनट में मैं 2 स्टूडेंट आए, से मिल के मैं आ रहा हूँ, ठीक है? बनाइए आप लोग। पहले बनाइए आप इसको। बनाइए आप, 2 मिनट बस बनाइए, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? बनाइए, फिर इसको मैं डिटेल में समझाऊँगा, है ना? जब डिटेल में समझाऊँगा, तब आपका कंप्लीट हो पाएगा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है?
हो गया है भाई सबका? हो गया है? सबका हो गया है? सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया। चलिए आगे चले हम लोग, आगे चले भाई। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात करें किसके बारे में, वो बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। इधर क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका, यूकैरियोट हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग वर्षिता जी जुड़ी हैं, वर्षिता, चलो कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या बोला, देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर की हम लोगों ने बात किया हुआ है यहाँ पे। अब देखो जब हम लोग प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो आप, मैंने आपको एक चीज बताया हुआ था ना प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट मैंने आपको ये बताया था कि वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोट में वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ होगा, साइटोसॉल में पड़ा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में क्या होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है ना, यूकैरियोट में क्या हो जाएगा, वेल डेवलप आपका न्यूक्लियस होता है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखा है, न्यूक्लियस विद बाउंडिंग मेम्ब्रेन ना, क्या होगी आपकी जो प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट में आपका जो बाउंडिंग मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है आपकी, एब्सेंट होती है। सही बात ना, लेकिन जब आपका यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है। सही बात है ना, तो जो आपका न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और बाउंड्री होती है, अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने देखा ना। और अगली बात क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोलस, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे न्यूक्लियस होता है इसी तरीके से एक छोटा सा आपका होता है न्यूक्लियोलस, आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोलस यहाँ पे एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोलस जो होता है आपका वो एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट में जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है। सही बात है ना। उसके बाद देखिए अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोन प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, और कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, क्या आया हुआ है आपका, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में बात करते हैं ना। तो हिस्टोन प्रोटीन बारे में कुछ बताएगा भाई, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, इसके बारे में कोई बताएगा, व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन। थोड़ा समझिए एक बात, थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग किसकी बात करने चल रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे हम लोग और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पे लिखा गया है, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। तो जानो तो सही कि भाई हिस्टोन प्रोटीन होती क्या है, पहले ये बात जानो तो सही कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, जब तक नहीं जानोगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो हिस्टोन जो प्रोटीन होती है, ध्यान दीजिएगा, हिस्टोन जो प्रोटीन होती है, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, डीएनए, समझो मेरी बात को, जैसे क्या हो जाएगा आप जानते हैं ना, ये आपका क्या हो गया, डीएनए हो गया, ये डीएनए हो गया, ये डीएनए हो गया, हुआ ना डीएनए, सही बात ना। अब ये डीएनए, ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, फिर से डीएनए से फिर क्या बने आपका, नया डीएनए बने, डीएनए से क्या बने आपका, नया डीएनए बने। जब डीएनए से नया डीएनए बनेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस को रेप्लिकेशन, है ना, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, रेप्लिकेशन, ये बात आप जानते हैं। और रेप्लिकेशन कहाँ होता है, रेप्लिकेशन कहाँ होता है, सेल साइकिल के किस फेज में रेप्लिकेशन होता है ना, सेल साइकिल के किस फेज में रेप्लिकेशन होता है, इंटरफेज में। अब ये सेल साइकिल हो गई ना, ये सेल साइकिल, और इधर क्या हुआ आपका, ये ऐसे करके ना, ये G1, ये S, ये G2, और ये क्या हो जाएगा आपका माइटोसिस फेज, यम फेज, और यम फेज में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, है ना फेज। तो जो यस फेज होता है यहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, क्या होता है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कहाँ होता है, यस फेज में, यस फेज में क्या हो जाएगा आपका, रेप्लिकेशन होता है, पास में आ गया है ना, यस फेज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रेप्लिकेशन कहाँ हो जाएगा आपका, यस फेज में, सही बात ना। और रेप्लिकेशन होने के लिए जो एंजाइम लगेगा उसका नाम क्या होगा, भाई डीएनए से डीएनए बनेगा तब अपने आप बन जाएगा, डीएनए से डीएनए बनेगा तब अपने आप बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा उसका नाम हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, आगे बात करेंगे डिटेल में, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज से क्या होगा आपका, डीएनए से डीएनए बनता है। तो ध्यान दीजिए कि जब डीएनए से क्या बना, डीएनए बना, अब ये जो डीएनए बन गया है, ये डीएनए से आप सुना ना, डीएनए से क्या बनता है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्या बनता है, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड से क्या बनता है, क्रोमोसोम। सीक्वेंस जानिए, सीक्वेंस जानिए, पहले क्या बनता है, डीएनए बनता है, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा बहुत विस्तार से।
डीएनए से क्या बनेगा आपका, क्रोमैटिन बनेगा। क्या बनेगा, क्रोमैटिन। क्रोमैटिड से क्या बनेगा आपका, सिस्टर क्रोमैटिड बनेगा। क्या बनेगा, सिस्टर क्रोमैटिड बनेगा। और सिस्टर क्रोमैटिड से क्या बनेगा आपका, क्रोमोसोम बनेगा, है ना, क्रोमोसोम बनेगा। तो क्रोमोसोम हमारा यही होता है ना, ऐसे करके ना, ये क्या होता है आपका, ऐसे करके ना, ये क्रोमोसोम होता है ना। आगे यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे हम लोग, यहाँ नहीं बात करेंगे, आगे बात करेंगे ना। ये आपका क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्रोमोसोम हो जाएगा ना। और क्रोमोसोम कहाँ बना है, यम फेज में। कहाँ बना है, यम फेज में। यम फेज में क्या बनेगा आपका, क्रोमोसोम। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। यम फेज में क्या बनेगा आपका, क्रोमोसोम बनेगा ना। यम फेज आपका क्रोमोसोम, सही है, कोई दिक्कत। और डीएनए कहाँ बनेगा, यस फेज में। डीएनए कहाँ बनेगा, यस फेज में। तो डीएनए से क्या बन रहा है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कैसे होता है, आपने देखा होगा ना, कहते हैं ना कि माला जैसे होता है ना, उस तरीके से ना। तो ये डीएनए ऐसे करके आपका, ऐसे करके बन जाएगा ना, ऐसे करके थोड़ा सा गुच्छा गुच्छा टाइप का बन जाएगा। तो क्रोमैटिन, अब फिर सिस्टर क्रोमैटिड कैसे होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड। तो डीएनए पैक हो रहा है। डीएनए जब पैक होगा तब क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। डीएनए बहुत बड़ा होता है। डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है तो बहुत बड़ा होता है। उस डीएनए को हमें क्या करना होता है, पैक करना होता है। और कहाँ पे पैक करना होता है, न्यूक्लियस के अंदर पैक करना होता है। डीएनए को कहाँ पैक करना होता है, न्यूक्लियस के अंदर पैक करना होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर पैक करना है, तो न्यूक्लियस तो छोटा है ना। तो पैक करने के लिए क्या अपने आप पैक हो जाएगा, अपने आप पैक नहीं होगा। उसको पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हिस्टोन प्रोटीन ही है डीएनए को क्या बनाता है, क्रोमैटिन बनाता है। डीएनए को किसमें कन्वर्ट करेगा, क्रोमैटिन में। क्रोमैटिन किसमें कन्वर्ट करेगा, आपका क्रोमैटिड में। और क्रोमैटिन किसमें कन्वर्ट करेगा, आपका क्रोमोसोम में। मतलब अगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो क्रोमैटिन नहीं बनेगा। क्रोमैटिन नहीं बनेगा तो क्रोमैटिड नहीं बनेगा। और क्रोमैटिड नहीं बनेगा तो क्रोमोसोम नहीं बनेगा। बात समझ आ गया। तो हिस्टोन प्रोटीन का रोल क्या है, डीएनए को पैक कराने में। हिस्टोन प्रोटीन का रोल क्या है, क्रोमैटिन बनाने में, क्रोमैटिड बनाने में, क्रोमोसोम बनाने में। कैसे होगा, आगे चल के इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि क्रोमोसोम अब्सेंट होता है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम अब्सेंट होता है। कहाँ पे, प्रोकैरियोट में। इसलिए हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है आपका, अब्सेंट होता है। क्या ये बात समझ आ गई, बात समझ आई ना, मजा आया, आया ना, कोई दिक्कत किसी को। चल आगे, आगे चले हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये बना लो, बनाओ, इसे बनाओ, बनाओ। भाई आगे, आगे चले, आगे चले, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, बस चला कर रख दिया करिए बस। चले आगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, ये हो गया है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका अपसेट हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। ऐसा एक बात बताओ, सीधे इसे पढ़ लेते कि हिस्टोन प्रोटीन अपसेंट हो गया या हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, तो क्या उससे फायदा मिलता, आपको मजा आता, नहीं ना, उसे ना मजा आता है ना।
जब आप सीख गए हिस्टो प्रोटीन क्या होता है, क्या जब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं होती है, खासकर जब हम लोग टीपीटी वाली बात करते हैं तब। लेकिन बात क्या होता है, जब क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो करेंगे यार कहाँ से आया हुआ है। अब आगे चल के हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो हिस्टोन प्रोटीन को और डिटेल में बात करेंगे। हिस्टोन प्रोटीन को आगे चल के हम लोग और डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, सिर्फ इतने से नहीं बात करेंगे, और डिटेल में हम लोग बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। ये अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब आप सोचिए जब मैं इंट्रोडक्शन ही इतना दे रहा हूँ, तो जब इसको हम इंडिविजुअल पढ़ाएंगे तब कैसे पढ़ाएंगे, है ना। अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट बात ये है ना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट बात ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बात आपको समझ में आ रहा है कि आपको बहुत डिटेल पढ़ने मिलेगा, है ना। ये बात हो गई। आगे चलिए आप लोग, अगला क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा आपका, डीएनए होगा। जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा आपका, डीएनए हो जाएगा, सही बात ना। तो डीएनए होगा, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, ये मैं ऑलरेडी पहले सब मेंशन कर चुका हूँ। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होगा, चाहे आपका वो प्रोकैरियोट हो और चाहे क्या हो जाए आपका वो यूकैरियोट हो, कोई भी होगा। लेकिन वायरस और बैक्टीरिया, वायरस और वायरोइड में क्या होगा, डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा। अब मैंने आपसे बोला था ये होगा फाउंड इन अ सिंगल क्रोमोसोम, मतलब क्या होता है, ये आपका लीनियर नहीं तो सर्कुलर होता है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिपिकली फाउंड इन पेयर्ड क्रोमोसोम, ये क्या होता है, पेयर्ड क्रोमोसोम, तभी क्रोमोसोम माना जाएगा मेच्योर जब वो पेयर्ड फॉर्म में होगा, है ना। अगली चीज क्या हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। देखो जब बैक्टीरिया की बात करते हैं ना, यहाँ पे जब यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये देखो कहाँ किए थे, ये डायग्राम बनाए थे ना बैक्टीरिया की, ये बनाए थे ना। तो इसी बैक्टीरिया में क्या होता है, कुछ ऐसे आपके डीएनए ऐसे करके बाहर से बिखरे ऐसे होते हैं ना। ये तो आपका मेन डीएनए हो गया, हम लोग क्या बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा डीएनए होते हैं। इन एक्स्ट्रा डीएनए हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड भी बोलते हैं ना, ये आपका प्लाज्मिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन प्लाज्मिड के फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मिड होता है ना। तो जो न्यूक्लियोटाइड होगा, जो डीएनए होगा तो होगा ही, लेकिन साथ में और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लाज्मिड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यूकैरियोट की बात करेंगे, इन ऑर्गेनी सच एज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे भी क्या होता है आपका, डीएनए होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए होता है यूकैरियोट में, वो कहाँ होगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। समझ में आ गया ना यहाँ तक बात। और ये क्या हो जाएगा, माइटोसिस और मियोसिस ना, माइटोसिस और मियोसिस। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोकैरियोट होता है वहां पे माइटोसिस और मियोसिस जो होता है वो क्या होता है आपका, अब्सेंट होता है। और जो यूकैरियोट होता है वहां पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोट में क्या हो जाएगा, अब्सेंट होगा, और यूकैरियोट में क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट होगा। आप बताओ मुझे इसमें कोई डाउट कहीं पे, क्लियर है ना। सब ऑलरेडी मैं आपको डायग्राम बना बना के अच्छे से यहाँ पे समझा दिया हूँ, सही ना। आगे चलते हम लोग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं ना, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली असेक्सुअल होगा। क्या होगा, ओनली असेक्सुअल होगा। जिसमें आपने पढ़ा होगा ना, बर्डिंग, फिजन, सब पढ़े, जिसे हम लोग कंजुगेशन वगैरह की बात कर रहे थे ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्सुअल भी होगा और असेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है, बर्डिंग होता है ना, फिजन होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं, है ना। तो और सेक्सुअल में आपको पता ही है क्या क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट में सिर्फ क्या होगा, प्रोकैरियोट में ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। जैसे जब हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं तो कंजुगेशन की बात करते हैं, बैक्टीरिया की जब बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं हम लोग, कंजुगेशन की बात करते हैं। और जब हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये डिफरेंस रहा किसके बीच में, ये डिफरेंस रहा है आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, कोई दिक्कत समझ में आया ना, आ गया ना अच्छे से। तो हम इस आधार पे, हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के आधार पे हम क्या करेंगे, जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग क्या करते हैं, आरएनए की जो डिवीजन कराए हैं, आरएनए की जो क्लासिफिकेशन कराए हुए हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बिहाफ पे हमने कहा कि कोई आपका यूनिसेलुलर होगा और कोई क्या होगा आपका मल्टीसेलुलर होगा। यूनिसेलुलर मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि आपका एक सेल का बना होगा। मल्टीसेलुलर में क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा बना होगा। यूनिसेलुलर में भी क्या हो जाएगा आपका, दो कैरेक्टर हो जाएगा, एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और एक में न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अब्सेंट होगा।
तो बाद में जब क्लासिफिकेशन किया गया फिफ्थ किंगडम का, तो क्या किया गया आपका, मोनेरा में किसको रखा गया, यूनिसेलुलर को, है ना। और लेकिन उसमें क्या था आपका, न्यूक्लियस एब्सेंट था। प्रोटिस्टा में किसको रखा गया, यूनिसेलुलर को ही, लेकिन उसमें क्या था आपका, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। सही बात ना। फिर आपका प्लांटी, फंजाई और फिर क्या हो गया आपका, एल्गी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनके बारे में डिटेल में यहाँ तक बात किया और अच्छे से यहाँ पर बात हो गई ना। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है ना, यहाँ तक जो है आपका ये सब आपने मैंने आपको कराया ना अच्छे से, ठीक है। सब आपको करा चुका हूँ, ये सब आपका हो गया है ना। 2 दिन ये सब पढ़ाए थे ना, बहुत पढ़ाए 2 दिन में, नहीं पढ़ाए, देख रहे हैं ना। ये सब हम लोग स्टार्ट क्या किए हैं, द लिविंग वर्ड। सही बात ना। अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं, तो आगे क्या पढ़ने वाले हैं, देखो 2 चीज पढ़ने वाले हैं। एक तो जो पढ़ने वाले हैं कि ये जो यूकैरियोटिक हैं, तो यहीं से हम पूरी साइटोलॉजी को भी कवर करेंगे। जितने सारी ऑर्गेनीज हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके ये ऑर्गेनीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं ना, किसकी बनी होती हैं, इनके क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं ना, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे अच्छे से एक एक करके। और साथ साथ में जो आपको हम बताने वाले हैं, वो साथ साथ में आपको जो बताने वाले हैं, जो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखिए। अब आप पहले जान तो लीजिए हमें पढ़ना क्या है आगे। अब आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें देखो, अब हम लोग क्या बात करेंगे, डायवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन के बिहाफ पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम लोग माइक्रोब्स की बात करते हैं तो माइक्रोब्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के बिहाफ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि क्या होता है आपका, ऑटोट्रॉफ होता है और हेट्रोट्रॉफ होता है, इसके बारे में लोग बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही है, बाद में इसको हम बारे में डिटेल में एक करके बताएंगे, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जो है बात करेंगे थोड़ा सा किंगडम मोनेरा के बारे में, जो क्या हो जाएगा आपका किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स है ना, इसके बारे में, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा और प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया। वैसे एग्जांपल सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल क्या है आपका, यू बैक्टीरिया। देखो जो बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, इसे हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल और क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ एक हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसका ले लेंगे, इंट्रोडक्शन ले लेंगे हम लोग यूनिसेलुलर यूकैरियोट का। ये अभी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे, फिर बाद में हम इनके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, किसका, आपका लिविंग वर्ड का, ठीक है। उसका हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। ये नहीं कि बैक्टीरिया इतना पढ़ा दिया आपका काम हो गया, ठीक है। ये तो सिर्फ हम आपको बताएंगे बैक्टीरिया के मेन मेन फीचर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे किसके बारे में, इसके बारे में बात करेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट के बारे में। फिर थोड़ा सा हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे मल्टी सेलुलर के बारे में बात करेंगे, फंजाई के बारे में, कुछ बेस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में। फिर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आपका एनिमलिया के बारे में बात करेंगे। सब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराएंगे, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा है ना, फिर ये हम पूरा अच्छे से कराएंगे है ना, यहाँ से अच्छे से कराएंगे। फिर हम लोग ना मेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर हम बात करेंगे मेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर हम लोग यहाँ से डिटेल में स्टार्ट करेंगे प्रियॉन्स से। प्रियॉन्स क्या है आपका, नॉन सेलुलर, है ना। हम लोग बात कर रहे थे ना प्रियॉन्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे है ना। फिर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे वायर वाइड के बारे में। हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत देखा था वायर वाइड के बारे में, वायर वाइड के बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। फिर हम लोग जो बात करने वाले हैं आगे चल के कंपैरिजन की बात करेंगे, ठीक है। किसका, आपका यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरिया। यूकैरिया मतलब क्या हो जाएगा, यूकैरियोट। इनमें क्या कंपैरिजन होता है, अभी आपको मैंने जो कंपैरिजन बताया है वो किसका बताया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कंपैरिजन बताया है। आगे चल के हम बताएंगे आपका यूबैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट ना, इनमें क्या अंतर होता है, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। फिर आगे हम लोग जो बात करेंगे ये पूरा चलता रहेगा डिटेल में, ठीक है। ये चलता रहेगा ना, ये सारी चीजें इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, वायरसेस को डिटेल में। अभी देखो वायर वाइड को हम लोगों ने बात किया, अब वायरसेस को भी हम लोग क्या करेंगे डिटेल। अब यहाँ से हमारा डिटेल स्टार्ट होगा, ठीक है। जब एक बार पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा
तब फिर यहाँ से क्या होगा हमारा डिटेल में, जब हम वार वाइड पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे आपका वायरस पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल पढ़ेंगे। एक इंट्रोडक्शन तो आपको मिल ही गया है, एक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिकेट्सिया क्या होता है ना, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, माइक्रोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे ना, माइक्रोप्लाज्मा क्या होते हैं, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर लेंगे, फिर किसको खत्म करेंगे, आपका प्रोकैरियोट को खत्म करेंगे, पहले नॉन सेलुलर को खत्म करेंगे, फिर नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म करेंगे, फिर बैक्टीरिया को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आपका जो यूकैरियोट्स हैं, फिर उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे डिटेल में पढ़ लेंगे, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, पूरी जो साइटोलॉजी है उसको भी हम लोग क्या करेंगे इंक्लूड कर लेंगे, पूरी साइटोलॉजी को भी हम अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। साइटोलॉजी भी हो जाएगा। फिर आपका पूरा आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। साइटोलॉजी के साथ साथ आपका जो है बायोकेमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसको वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये पूरा जब पढ़ा देंगे ना, इतना बैक्टीरिया तक एकदम कंप्लीट करा देंगे अच्छे से, फिर पूरा सेल आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है, सेल इसी में इंक्लूड कर देंगे। फिर आपको जो है पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे, अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ाएंगे। फिर आपको क्या पढ़ाएंगे, फिर पूरी एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरी एनिमल फिजियोलॉजी अच्छे से आपके लेवल का पूरा उसको करा देंगे अच्छे से। जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तब फिर बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन उसको कंप्लीट करा देंगे। इधर से आनंद सर क्या स्टार्ट कर देंगे, आपका एनिमल किंगडम स्टार्ट कर देंगे ना, वो सारी चीजें। फिर आपका जो बचा रहेगा धीरे धीरे करके हम लोग जो है एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अभी तो पहले हम लोग हमारा जो टारगेट है, तो पहले इतना टारगेट ना, पूरा बैक्टीरिया हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, बैक्टीरिया, और ये बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। फिर हम लोग साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे बहुत विस्तार में पढ़ेंगे ना अच्छे से, मतलब आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है ना। फिर हम लोग मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अमंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बारे में बात करेंगे ना, इस तरीके से ना ये सारी कहानी जो है हम लोग क्या करेंगे पढ़ते जाएंगे ना। फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, है ना, उनके बारे में बात करेंगे ना। फिर आपका क्या हो जाएगा, फोटो हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं ना, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, अच्छे से। फिर आपका क्या बात करेंगे, आपका कीमो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ये सब हम लोग बैक्टीरियम देखेंगे ना, बहुत सारी चीजें है ना, इनके बारे में बात करेंगे ना। ये फिर आपका कीमो हेट्रो ना क्या हो जाएगा, कीमो हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं ना, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे ना, एक एक करके डिटेल विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। फिर आपका इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी ना, हम लोग बात इन्वायरमेंट में का क्या प्रभाव है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, इन सारी चीजों को। इतना कंप्लीट जब कर ले, अभी इतना कंप्लीट करेंगे, इतना कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, कम से कम 3 से 4 लेक्चर, ठीक है, कम से कम 3 से 4 ज्यादा लग सकता है, तो इतना कंप्लीट कर लेंगे। इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक एक भूमिका बन जाएगी, ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके वन बाई वन हम जो है एक एक करके डिटेल में फिर पूरी फिजियोलॉजी पढ़ा देंगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा देंगे, मॉलिक्यूलर पढ़ा देंगे, आपका जो है बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ा देंगे। इतना हो जाएगा तो फिर आपका बचेगा क्या, और पूरा डेवलपमेंट वाला पोर्शन पढ़ा देंगे। फिर आपका क्या बचेगा, कार्डेट और नॉन कार्डेट, ठीक है। तो कार्डेट और नॉन कार्डेट उधर से आंसर पढ़ा देंगे, तो फिर आपकी पूरी जूलॉजी क्या हो जाएगी एंड, ठीक है। बॉटनी का भी मैक्सिमम पोर्शन हो जाएगा। फिर हम पढ़ाएंगे आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा देंगे, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा क्या हमारे पास, ब्रायो, ट्रेडो, जिम्नो, एनजियो, एल्गी और फंजाई, वो आपको पढ़ाया जाएगा। और ये जो एल्गी फंजाई ये तो सब पढ़ लेते हैं, ब्रायो, ट्रेडो, जिम्नो, एनजियो, एल्गी फंजाई, इसको तिवारी सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसको तिवारी सर आपको सैटरडे और संडे और मंडे को पढ़ाएंगे। तिवारी सर की क्लास रहेगी संडे और मंडे को ना, तो संडे और मंडे को तिवारी सर बॉटनी वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। जैसे हमारी और आनंद सर की रेगुलर रहेगी, वो आनंद सर क्या पढ़ाएंगे, कार्डेट और नॉन कार्डेट, ठीक है। तिवारी सर क्या पढ़ाएंगे, ब्रायो, ट्रेडो, जिम्नो, एनजियो, एल्गी फंजाई, ठीक है, ये पढ़ाएंगे। और मैं जो पढ़ाऊंगा आपको बता ही रहा हूँ ये सारी चीजों को एक सीक्वेंस में। 60% सिलेबस को क्या करेंगे हम इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से हम कवर कर देंगे। 40% में आपका आनंद सर, तिवारी सर कंप्लीट कर देंगे। और एक डॉक्टर प्रतिभा मैम है, उनके पास टाइम मिल होगा तो उनको उसमें हम फंजाई स्टार्ट करवाएंगे। वो फंजाई पढ़ाने वाली हैं 2-3 दिन में, उनको भी हम बुलाएंगे, तो भी अपना जो है कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए अभी के लिए थैंक यू, यहीं पे हम क्लासेस को रोकते हैं, ठीक है। आज क्लासेस को यहीं पे रोकते हैं, और आगे जो है हम लोग कल कोशिश करिए, आप लोग देखो टाइम का आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, ठीक। ये नहीं कि हम मैसेज डालें या ना डालें, मेरे पास व्यस्तता बहुत रहती है, काम बहुत रहता है, तो कई बार मैं भूल जाता हूँ। मैं खैर अभी ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिनका नहीं ऐड हुआ होगा, और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट नहीं ऐड है वो भी अपना जो है जुड़ जाए, ठीक है। तो मैसेज डालें न डालें, क्लास आपकी पर डे चलेगी, ठीक है। सिर्फ संडे को क्लास आपका आगे पीछे होगा, क्यों, क्योंकि संडे को हमारी सीएसआईआर की क्लास होती है, और सुबह से लेके होती है, सुबह से स्टार्ट होगी हमारी क्लास और लंबी चलती है, 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाते हैं, ठीक है।
तो संडे को जो है थोड़ा सा रहेगा आगे पीछे, बाकी रिमेनिंग जो टाइम रहेगा वो 9:30 बजे ही पर डे रहेगा। सभी लोग प्रॉपर तरीके जुड़ते जाइए और इस उद्देश्य से जुड़िए, इस मेहनत के साथ जुड़िए कि हमें जिंदगी में कुछ अच्छा करना है और बेहतर करना है, ठीक है। और सिलेक्शन ले जा, और आप जिस चीज जब पढ़ रहे होगे ना, इसको पढ़ने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि एक लेवल हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल पे। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि अरे सर मेरा बहुत बेस कमजोर है ना, बोलते हैं ना सर हमें तो हिंदी में ही पढ़ना है, इंग्लिश हमें आती ही नहीं है, बोलते हैं ना। मैं उनसे एक बात बोलता हूँ कि बस मैं पढ़ लूँ मुझसे एक बार, है ना, 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, तब फिर बोलना बंद कर दोगे कि हमें हिंदी में पढ़ना है, कि हमें इंग्लिश में पढ़ना है, कि हमारा बेसिक कमजोर है। हम तो कहते हैं ना कि इंटर का स्टूडेंट बैठा दो, आप तो चलो बीएससी में सीखी हो, इंटर का स्टूडेंट बैठा दो, उसको भी पढ़ा देंगे, समझ में आ जाएगा। यार 10 साल हो गए करते करते, 10-11 साल कम होता है यही चीज करते करते। तो ये सब सब अनुभव हो गया है ना, कैसे कैसे समझाना है, सही है ना। तो टाइम का विशेष ध्यान दिया करिए, आप लोग टाइम से आ जाए करिए, एकदम 9:30 बजे बेड मत किया करिएगा, 9:30 बजे यहाँ पे प्रेजेंट। कभी अगर रेयर केस में महीना में एक आध 2 दिन हम नहीं रहे तो अलग बात है, वो महीना में एक आध दिन होगा, रोज नहीं, कभी कभार। और मैं अपने लाइफ में बहुत पंक्चुअल रहा हूँ, समझ रहे ना। मैं मेरी क्लास रेयर केस में मिस होती है, मतलब रेयर, अगर साल भर में अगर आप निकालोगे ना तो एक आध 2 दिन 3 दिन, नहीं तो मेरी क्लास लगी है तो मतलब लगी है, वो मिस नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए हम लोग कल इसके बारे में डिस्कस करते हैं और डिटेल में आगे चल के। देखो कंटेंट आपको बहुत मिल जाएगा, डेप्थ में मिलेगा, आप जान ही रहे हैं, बट